हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई उसमें हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा कर ली है। जो भी उससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे उसकी भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। और आज हम लोग देखेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में और दोनों रेखाओं का कंपेरिजन करेंगे। जो प्रश्न बनने वाले होंगे उन प्रश्नों को बनाएंगे और हल करेंगे। इसके बाद जस्ट ये जैसे ही टॉपिक ख़त्म होती है इसके बाद अक्षांश देशांतर से और सौर मंडल से और भी जो टॉपिक बीत गई है उनसे हम सभी लोग जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उन सबकी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज की टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने बताया थे पिछली वीडियो में कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि हमारे भारत की समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा कैसे आगे हैं। हमारे जो विश्व है वो पूरे विश्व के समय का निर्धारण जो है कहाँ से किया जाता है। ये जो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं ये सब डाउट्स आज हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल में। और एक बहुत अच्छी बात है कि पिछली वीडियो बहुत अच्छा आप लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने देखा। तैयारी भी आप लोग अच्छा कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से शुभकामना भी है कि आप लोग जल्दी सिलेक्शन लेंगे। आइए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे। तो छात्रों, इससे पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में चर्चा कर लिए, मैंने लिखवा भी दिए उनके नाम वगैरह, आप लोग इसे याद कर लेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हैं जिनको मैं पुनः एक बार बताता हूं और इसके बाद टॉपिक को लेकर आगे हम चलेंगे। देखिए, ये है 0 डिग्री जिसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। जो बच्चे नए होंगे वो बच्चे जो पिछली वीडियो है उसको जाकर देख लेंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप सीधे वहाँ पे पहुँच सकते हैं। नहीं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से देखेंगे, आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, और हाँ, जो नए बच्चे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिससे उनको और भी जो मटेरियल है वो उनको मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जो नोटिफिकेशन होगा, जो नई वीडियो होगी आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, इस 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं इसको। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं हम लोग। ठीक है ना। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है। अब देखिए, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची गई हैं? तो अक्षांश रेखाएं क्षैतिज दिशा में खींची गई हैं। कैसे खींची गई हैं? क्षैतिज, इस तरह से खींची गई हैं। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं कैसे खींची गई हैं? तो सभी देशांतर रेखाएं जो हैं ये ऊर्ध्वाधर खींची गई हैं। कैसे खींची गई हैं? ऊर्ध्वाधर। मैं कुछ प्रमुख देशांतरों के बारे में चर्चा करूँगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं कैसे खींची गई हैं? ये ऊर्ध्वाधर खींची गई। मैं इसे 0 डिग्री देशांतर मान लेता हूं। ठीक है। ग्लोब पर सभी देशांतर रेखाएं जो हैं वो 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। ठीक है। प्रश्न पूछता है कि इनकी संख्या कितनी है, ये प्रश्न पूछ लेता है, तो इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। ठीक है। देखिए, आइए अब देखते हैं कि आखिर देशांतर रेखाओं को कैसे बनाया गया। तो आज की टॉपिक है देशांतर रेखाएं या देशांतर। ठीक है। देखिए, जिस प्रकार से हमने अक्षांश को बनाया, यानी कि जो मुख्य अक्षांश विषुवत रेखा है उसके केंद्र से कोणीय दूरी, यानी कि उसके केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। उसी तरह से जो ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ये 0 डिग्री जो देशांतर है, इस 0 डिग्री के इस केंद्र से कोणीय दूरी माप करके हमने चांप लगाया और 1-1 डिग्री के अंतराल पर सभी देशांतर रेखाओं की हमने चर्चा कर ली। छात्रों, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। आप नोट करिएगा कि अक्षांश रेखाएं संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है। देखिए, ग्लोब पर, या आप लिख सकते हैं कि सभी देशांतर रेखाएं जो हैं ये सभी देशांतर रेखाएं प्रधान याम्योत्तर के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रधान याम्योत्तर के केंद्रीय बिंदु से मापी गई कोणीय दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं।
आइए देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं को अगर हम लोग देखेंगे तो ये कैसे किधर से किधर खींची गई हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप सभी लोग कि सभी देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई हैं। सभी देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई हैं, ये आप लोग देख लेंगे। दूसरी चीज आप लोग देखेंगे, अब इनकी परिभाषा अगर देखें हम लोग तो देखिए, दोनों ध्रुवों को यानी कि 90 डिग्री ये और 90 डिग्री साउथ, दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये प्रश्न आपसे बन सकता है, या आप लोग जानिए, बस प्रश्न ये नहीं पूछता है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं कहते हैं। नोट करिए आप सभी लोग इसको कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ और भी पॉइंट समझते हैं हम लोग। देखिए, आखिर देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या कितनी है ग्लोब पे, यह प्रश्न पूछता है। तो आप बताएंगे कि देशांतर रेखाओं की संख्या, यहाँ पर लिखते हैं हम देशांतर रेखाओं की संख्या। अगर देशांतर रेखाओं की संख्या की हम लोग बात करें तो ग्लोब पर इनकी संख्या 360 है। कितना है? 360 है। क्यों है? क्योंकि एक वृत्त का संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। और हमारा ग्लोब, हमारी पृथ्वी गोल है, एक वृत्त के समान है, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो संपूर्ण कोण होगा वो 360 डिग्री का होगा। और ये सभी देशांतर रेखाएं 0 डिग्री के समानांतर एक एक करके 1-1 डिग्री के अंतराल पर 360 की संख्या में खींची गई हैं। ठीक है, अब देखिए इनके खींचने का तरीका देखेंगे आप सभी लोग किस तरह से खींची गई हैं। तो देखिए, 0 डिग्री से पूर्व साइड की तरफ 1-1 डिग्री के अंतराल पर सभी देशांतर रेखाओं को खींचा गया है। 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ 1-1 डिग्री के अंतराल पर सभी देशांतर रेखाओं को 180 डिग्री देशांतर तक खींचा गया। जैसे जब 0 डिग्री से इधर हम लोग खींचेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए हम लोग 180 तक खींचेंगे। इसके बाद 0 डिग्री से हम लोग पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते हुए 179 तक जैसे ही हम लोग पहुँचेंगे यानी कि 179। इसके बाद पुनः उसी 180 को हम लोग 180 बढ़ेंगे। तो अब प्रश्न बनता है कि क्या 180 प्लस 180 बराबर 360 हो जाएगी? लेकिन एक 0 डिग्री भी तो देशांतर रेखा है, तो यहाँ एक और भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही आप +1 करेंगे तब तो यह 361 हो जाएगी। इसी कारण जो 180 डिग्री वाली देशांतर होती है वो ग्लोब पर सिर्फ व सिर्फ एक ही है, और उसको हम लोग दोनों तरफ से पढ़ते हैं, पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ से पढ़ते हैं। इसे नोट करेंगे आप सभी लोग। और लिखने का तरीका देखिए कि 360 इनकी संख्या कैसे होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए एक तरफ से हम गिनेंगे 180 प्लस 179 एक तरफ से गिनेंगे आप सभी लोग, और प्लस 0 डिग्री वाली 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 360 हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग, दूसरा चीज़ कि ये सभी देशांतर रेखाएं जो हैं ये अर्धवृत्त बनाती हैं। आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, इससे मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलें। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, लिखेंगे आप लोग, सभी देशांतर रेखाएं सभी देशांतर रेखाएं
अर्धवृत्त बनाती हैं। अब बात आती है कि सभी देशांतर रेखाएं जो अर्धवृत्त बनाती हैं, लेकिन 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर आपस में मिलकर एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। यानी कि 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री वाली देशांतर, ये दोनों आपस में मिल करके ग्लोब पर एक बृहद वृत्त का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। ये प्रश्न पूछता है। अब देखिए, ये जो 0 डिग्री वाली देशांतर है, ये भी ग्लोब को 2 हिस्सों में क्या करती है? बांट देती है। अब ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कैसे ग्लोब पर एक बार आप लोग पुनः समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये है 0 डिग्री जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पर है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और ये है 90 डिग्री आपका दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे, यहां से देशांतर रेखाएं इस प्रकार से खींची जाएंगी। ये है 0 डिग्री देशांतर। अब आप लोग देखिएगा कि सभी देशांतर रेखाएं जो हैं ये कैसे खींची गई हैं? ऊर्ध्वाधर ऐसे खींची गई है। ठीक है ना, ऐसे खींची गई हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, देखिए यह 0 डिग्री ग्लोब को 2 हिस्सों में बांट रही है। इधर का जो यहाँ से यहाँ तक का भाग होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध। बना लेंगे आप सभी लोग, पूर्वी गोलार्ध। और इधर का ये जो आधा भाग है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा, ये कौन सी गोलार्ध हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध ये वाला हो जाएगी। इसको अगर आप लोग देखेंगे तो ये कोने वाली जो गोलार्ध है, ये कौन सी गोलार्ध हो जाएगी आपका? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगी आपका। ये वाली कौन सी गोलार्ध हो जाएगी? पश्चिम दक्षिण गोलार्ध। नोट करते चलिएगा। और ये वाली कौन सी गोलार्ध हो जाएगी आपका? तो ये हो जाएगी दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। पृथ्वी कितने भागों में बट गई? देखिए, सबसे पहले तो 0 डिग्री ये जो है आपका, जिसे हम लोग प्रधान यामी-उत्तर कहते हैं, यह 0 डिग्री पृथ्वी को 2 हिस्सों में इसने बांट दिया। ये वाली है आपका 0 डिग्री। ठीक है, ये वाली। आधे भाग को हम लोग पूर्वी गोलार्ध और आधे भाग को हम लोग पश्चिमी गोलार्ध। अब इस 0 डिग्री के समानांतर 1-1 डिग्री के अंतराल पर इस पूर्वी गोलार्ध में जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी, उन्हें हम लोग पूर्वी देशांतर कहेंगे। और इस 0 डिग्री के पश्चिम में इसके समानांतर जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर कहेंगे। देखिए, किन्हीं 2 क्रमागत देशांतरों के बीच में अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है? यह प्रश्न पूछता है कि किन्हीं 2 क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो अधिकतम कहाँ पर होती है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि विषुवत रेखा पर, ये विषुवत रेखा है ना, ये बीच वाली जो है ये 0 डिग्री, यहीं पर देखिए सबसे अधिक दूरी है। 2 क्रमागत देशांतरों के बीच की दूरी देखिए, यहाँ पर विषुवत रेखा के बीच में सर्वाधिक है, लेकिन जैसे जैसे दोनों ध्रुवों की ओर ये बढ़ रही हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होती है? कम होने लगती है, लेकिन इनके लंबाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप एक महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करिए यहाँ पर कि 2 क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ पर होती है। ठीक है,
लिख सकते हैं आप सभी लोग कि दो क्रमागत देशांतर क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। यानी कि दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो कहाँ पे अधिक होती है? तो भूमध्य रेखा पर। लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी में क्या परिवर्तन होता है? कम हो जाती है, लेकिन इनके लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हम लोग अक्षांश में क्या देखे थे कि अक्षांश रेखाओं में जब हम लोग देखिए यहाँ पर, इसी को समझेंगे, यहीं पे क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए ये 0 डिग्री है, इसी के समानांतर सभी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो आप अक्षांश रेखाओं को देखेंगे कि अक्षांश रेखाओं में अगर हम लोग ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं इधर और इधर, तो इनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इनकी लंबाई छोटी हो रही है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है? ध्रुवों की ओर बढ़ने पर छोटी होती है, लेकिन ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इनकी लंबाई, देशांतर रेखाओं की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं छोटी बड़ी होती है, लेकिन इनके बीच की दूरी में कमी होती है और इनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हो गया कन्फ्यूजन? यही पूछता है प्रश्न, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब बात होती है कि दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर ये होती है। दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय निकालना सीखते हैं। इनकी संख्या आप लोगों ने क्लियर कर लिया, क्या परिवर्तन होता है वो आप लोगों ने देख लिया। पृथ्वी की 4 गोलार्धें बट गई, इसे आप बना लेंगे जरूर से, इसे और इसे दोनों को आप लोग बनाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और है कि जब बात हुई कि अब समय का निर्धारण कैसे किया जाए, तो जो खगोल शास्त्री थे, जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने विचार किया कि ऐसा है। यह विचार लंदन में हो रहा था और इंग्लैंड की राजधानी लंदन में वहीं पर एक शहर है जिसे हम लोग ग्रीनविच कहते हैं। ग्रीनविच में ये हुआ कि मान लेते हैं कि यही पृथ्वी का मिड पॉइंट है जहाँ से 0 डिग्री गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, और यहीं से पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाएगा। अब हुआ कैसे होगा, तो आप लोग देखिए, यह जो 0 डिग्री देशांतर है ये ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जहाँ से पूरे विश्व के समय का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब समय का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं, आइए हम लोग उसको देखते हैं। जब बात हुई कि चलिए यहीं ग्रीनविच से समय का निर्धारण किया जाएगा, तो फिर ये हुआ कैसे किया जाएगा। तो एक बात हुई, विचार हुआ कि इस 0 डिग्री से पूर्व की ओर बढ़ने पर समय का मान क्या होगा? बढ़ेगा, और इस 0 डिग्री से पश्चिम की ओर बढ़ने पर समय का मान क्या होगा? घटेगा। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर बढ़ने पर समय का मान बढ़ेगा और 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर बढ़ने पर समय का मान घटेगा। इसे नोट कर लें। फिर देखिए, अब क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पृथ्वी पर सुबह होती है या दिन की शुरुआत होती है तो पूरब से होती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, तो सबसे पहले सूर्योदय पूर्व दिशा में होती है। इसी कारण जो है पूर्व की ओर जाने पर समय का मान बढ़ेगा और पश्चिम की ओर आने पर समय का मान घटेगा। अब ये हुआ कि कैसे, कितना समय घटाया जाएगा, कितना बढ़ाया जाएगा, तो कैसे इसको डिसाइड किया गया, ये देखते हैं। देखिए, पृथ्वी को सूर्य के सामने एक चक्कर करने में कितना समय लगता है? 24 घंटा। कितना लगता है समय? 24 घंटा लगता है। ठीक है, अब देखिए, जब पृथ्वी को सूर्य के सामने घूमने में 24 घंटा लगता है, यानी कि
हम इस वृत्त को मानेंगे कि 360 डिग्री का है, क्योंकि ये पृथ्वी ग्लोब है, एक वृत्त है और 360 डिग्री का संपूर्ण कोण होगा। यानी कि 24 घंटा में पृथ्वी सूर्य के सामने 360 डिग्री क्या करती है, घूम लेती है। जब पृथ्वी सूर्य के सामने 360 डिग्री 24 घंटा में घूमती है तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, इसको निकालिए। तो 1 घंटे को अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 360/15 हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा। इस 24 से जब 360 को आप लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूम लेती है। सूर्य के सामने जो पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री, 15 डिग्री घूमती है। आप लोग इसे कैलकुलेशन को कर लेंगे, करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। देखिए अब 1 डिग्री को घूमने में कितना समय लगता है, ये हमको निकालना जरूरी है, क्योंकि 1 घंटे में तो 15 डिग्री घूम रही है। तो इस घंटे को आप लोग मिनट में बदलिए, 60 हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट में जब ये 15 डिग्री घूमती है तो 1 डिग्री को घूमने में ये समय लगेगा 60/15 कर देंगे और ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अब ये हुआ कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर बढ़ने पर क्रमागत 1-1 डिग्री के बीच में, यानी कि 1-1 डिग्री देशांतर के बीच में जो है 4 मिनट का अंतर होगा। यानी कि 2 क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच में समय का जो अंतर होगा वो 4 मिनट का होगा। इसे नोट करिए कि 2 क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। अब जैसे जैसे हम लोग 1-1 डिग्री को पार करेंगे 4-4 मिनट का समय बढ़ाएंगे और घटाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए कि जब पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री सूर्य के सामने घूम लेती है, ठीक है। मैं इसे मिटा दे रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लेंगे होंगे। आइए अब समझते हैं हम लोग कि पृथ्वी सूर्य के सामने 1 घंटे में 15 डिग्री जब घूमती है तो 24 घंटे में ये 360 डिग्री घूम लेती है। यानी कि हर एक 15 डिग्री पर एक समय जोन बना दी गई होगी। और प्रश्न आपसे पूछना है कि पृथ्वी पर कुल कितने समय जोन है, तो पृथ्वी पर कुल 24 समय जोन है। कितने हैं, 24 समय जोन है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर 1 से अधिक समय जोन है, जो क्षेत्रफल में बहुत अधिक बड़े हैं। समय जोन उसको कहते हैं जहाँ से उस देश के समय का निर्धारण होता है। अब देखिए ग्रीनविच से तो पूरे विश्व के समय का निर्धारण हुआ है। इसे आप नोट करिएगा इस फार्मूले को, तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए कैसे ये प्रश्न बनता है कि विश्व के समय का निर्धारण कहाँ से किया जाता है, तो ग्रीनविच से किया जाता है, लंदन से, जिसे हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम जोन कहते हैं या GMT, ठीक है। अब देखिए इस 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं, नोट करिए आप सभी लोग। 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको जान लेना बड़ा जरूरी है। तो ध्यान दीजिए कि 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर या विश्व मानक समय रेखा कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री देशांतर को हम लोग कहते हैं प्रधान याम्योत्तर या विश्व मानक समय रेखा भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहीं से पूरे विश्व के समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो पूरे विश्व के समय का निर्धारण कहाँ से होता है, ग्रीनविच से होता है। कहाँ से होता है, ग्रीनविच से जो है पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, ग्रीनविच से पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। यानी कि पूरे विश्व के समय का निर्धारण कहाँ से होता है, तो GMT से होता है, ग्रीनविच से होता है। कभी कभी GMT लिख देता है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। अब देखिए 0 डिग्री से अगर हम लोग पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो 1-1 डिग्री को बढ़ने पर 4 मिनट का अंतर होगा। जैसे मैंने मान लिया कि इस 0 डिग्री पर दिन के 12 बज रहे हो, कितने, 12। यानी कि 0 डिग्री देशांतर पर
दिन के 12 बजे हों, 12 बजे हों, दिन के 12 बज रहे हैं यहाँ पे, यानी कि दोपहर है। तो 4 डिग्री पूर्व में, यानी कि यहाँ पर 4 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, प्रश्न कह रहा है कि 4 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगी, क्या समय होगी। यह प्रश्न कह रहा है कि अगर इस 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बज रहे हों तो 4 डिग्री पूर्व में क्या समय हो रही होगी। यह प्रश्न कह रहा है, आपको बताना है। देखिए, अगर 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय का मान बढ़ता है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि कितने देशांतरों के बीच के अंतर को पूछ रहा है। तो 0 डिग्री से देखेंगे तो 4 डिग्री देशांतर है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री देशांतर, यानी कि 4 डिग्री देशांतर के बारे में पूछ रहा है। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट का समय का अंतर होता है, 4 मिनट। तो 4 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए 4 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 16 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट, 16 मिनट। अब आप देखेंगे कि ये 16 मिनट को जोड़ना है कि घटाना है, ये कैसे पता चलेगा। हम लोग ये देख लेते हैं कि पूर्व में पूछ रहा है कि पश्चिम पूछ रहा है। तो किधर पूछ रहा है, ये पूर्व में पूछ रहा है। कहाँ पे, पूर्व में। तो हमने अभी बताया कि पूर्व में समय का मान बढ़ता है, अर्थात इस 16 मिनट को हम लोग जोड़ेंगे, किसमें, 12 में जोड़ेंगे। तो अगर दिन के 12 बजे होंगे तो 12:16 हो रहे होंगे, कहाँ पर, इस 4 डिग्री पूर्व में। अगर इस 4 डिग्री के जगह पे 10 डिग्री कर देता तो क्या होता। तो आप 4 का गुणा 10 में करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 10 डिग्री बराबर 10 चौको 40 मिनट। अब ये पूर्व में कह रहा है तो समय बढ़ा देंगे उसमें, तो 12 बज के कितना मिनट हो जाएगा, 40 मिनट। इसी तरह से हम लोग समय को निकालते हैं। अगर यही पश्चिम में पूछ देता कि पश्चिम में क्या समय हो, पूर्व की जगह अगर पश्चिम कर दें हम, मान लीजिए कि यहाँ पर पश्चिम हमने कर दिया, तब क्या होगा। तो 10 डिग्री पश्चिम में पूछ रहा है, तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 10 डिग्री को पार करने में कितना मिनट, 40 मिनट लगेगा। अब पश्चिम में कह रहा है तो 12 बजे में से आप 40 मिनट को घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जब 12 बजे में से आप 40 मिनट घटाएंगे तो वहाँ पे मॉर्निंग में 11:20 हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग पीछे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो समय का मान क्या होगा, घटेगा, और पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो समय का मान क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरा चीज़ देखेंगे कि इसी तरह से जब 1-1 डिग्री को पार करते हुए आप सभी लोग बढ़ेंगे और आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 180 डिग्री देशांतर पर पहुँचेंगे। तो आप जैसे ही 180 डिग्री देशांतर पर पहुँचेंगे ना, तो वहाँ पे 12 घंटे का अंतर हो जाएगा। कितने घंटे पे, 12 घंटे का। जब 12 घंटे का अंतर हो जाएगा तो 12 घंटा इधर और 12 घंटा इधर, दोनों तरफ से जाने पे कितना हो जाएगा, 24 घंटा, अर्थात 1 दिन का अंतर हो जाता है। कहाँ पर, 180 डिग्री पर जाता है। आप लोग देख सकते हैं आराम से, जब 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। तो 180 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, तो इसमें 4 से गुणा कर दिया, 18 चौक 72 हो जाएगा, 720 मिनट हो गया। अब 720 मिनट को आप लोग घंटे में बदलेंगे तो 12 घंटा आ जाएगा, 12 छक 72 होता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। अब 720 में आप लोग भाग दे दीजिए 12 से, 60 से, तो कितना आ जाएगा, 12 घंटे आ जाएगा। 12 0 0, 12 छक 72, कट गया। ठीक है, और कितना घंटा गया, 12 घंटा गया, यानी कि 12 घंटे का अंतर होता है इधर से जाने पे, और इधर से 12 घंटा, यानी कि 12 मिल कितना हो गया, 24 घंटा, यानी कि एक दिन का पूरा अंतर होता है। ठीक है, इसी कारण जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री के सहारे खींची गई है, लेकिन उसको स्थलीय भाग से गुजारा नहीं गया है, क्योंकि अगर उसको स्थलीय भाग से गुजारा जाता तो 1 दिवस का अंतर हो जाता। ठीक है, 1 दिन का अंतर था, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद समय में 1 दिन का लगभग अंतर हो जाता है 0 डिग्री की अपेक्षा। अब देखिए एक चीज़ और हम सभी लोग देखेंगे कि प्रश्न पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर के सहारे खींची गई है। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए इस पॉइंट को कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर के सहारे खींची गई है। यहाँ पे नोट करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
180 डिग्री देशांतर के सहारे खींची गई है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हम लोग कल की बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग किसी स्थान की स्थिति को इससे जान लेते हैं। देखिए कैसे। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको मिसाइल कहीं भी विस्फोट कराना है, सपोज दैट ये है देशांतर रेखा, 1-1 डिग्री के अंतर आप सभी देशांतरों को मैं यहाँ खींच ले रहा हूँ। और ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री। देखिए, इस 0 डिग्री से ऊपर इधर पूरा यन हो जाएगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, और इस 0 डिग्री से, ये वाले 0 डिग्री से इधर आपका पूरा पूर्वी गोलार्ध, और इधर पूरा पश्चिमी गोलार्ध। इतना क्लियर है? इस 0 डिग्री के इधर हम लोग देशांतर रेखाओं को 1-1 डिग्री के अंतराल पर हम लोग खींच लिए हैं। मान लीजिए कि कोई लोकेशन है, सपोज दैट मैं वाराणसी को मान लेता हूँ। वाराणसी को हमें पता करना है। इसका लोकेशन है कि 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, और 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये हमको लोकेशन पता चल गई कि 1 डिग्री पूर्वी देशांतर और 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर वाराणसी स्थित है। अब ग्लोब पे हम कैसे ढूंढेंगे? तो देखिए, यहाँ पर अगर 0 डिग्री अक्षांश है तो यहीं से कहीं से 1 डिग्री अक्षांश भी गुजरी होगी, कहीं से 2 डिग्री भी गुजरी होगी, कहीं से 3 डिग्री भी गुजरी होगी। तो मान लीजिए कि अगर यह 1 डिग्री वाली देशांतर अक्षांश है आपका, तो इस 1 डिग्री पर कहीं पर वाराणसी होगी। जब ये परिभाषा करें कि 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है तो 1 डिग्री कहीं भी हो सकती है पृथ्वी में, लेकिन ये पता नहीं कहाँ पे है। लेकिन दूसरा हमने लोकेशन देखा कि 1 डिग्री पूर्वी देशांतर भी दे रहा है, तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर ये वाली है आपका। अब देखिए, इस पर भी कहीं हो सकता है, लेकिन जब दोनों देशांतर आपको मिल गए, अक्षांश और देशांतर, तो आप देखेंगे जहाँ पर ये एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर हमारी वाराणसी क्या होगी? स्थित होगी। इसी तरह से चाहे कहीं का भी लोकेशन पूछे, तो जहाँ पर अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर उसकी सीमा होती है या वह स्थान होता है। दूसरा पॉइंट है कि ये सभी देशांतर रेखाएं जो हैं अक्षांश रेखाओं को लंबवत पर काटती हैं। कैसे काटती हैं? लंबवत को काटती हैं। दूसरी चीज़ कि हर देश की अपनी एक समय जोन होती है, वो विश्व के समय का निर्धारण यानी कि जो ग्रीनविच से की जाती है वहाँ के हिसाब से उसको मिलाया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारे भारत की, अगर मैं इसे भारत मानूं, सपोज दैट ये हमारा भारत है, और हमारे भारत का ये जो पश्चिमी बिंदु है और ये है पूर्वी बिंदु, ये है आपका पूर्वी बिंदु, ये है आपका दक्षिणी बिंदु, और ये है आपका उत्तरी बिंदु। अगर आप सभी लोग देखें, चलो मैं मैप को बना दे रहा हूँ, मैप से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है? यहाँ पर समझिए आप सभी लोग, हमारे भारत से लगभग 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे भारत से लगभग 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। मैं बस ऐसे ही रफली मैप बना दे रहा हूँ आप सभी लोगों के समझने के लिए, आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। ध्यान दीजिए, ये है हमारा भारत। अब आप सभी लोग देखेंगे कि ये है जो आखिरी बिंदु होता है आपका गुजरात वाला, जहां से हो करके ठीक है, ये आखिरी पॉइंट होता है आपका। और इसका जो देशांतरी विस्तार यानी कि देशांतर रेखाएं सभी इस तरह से खींची गई हैं हमारे भारत में, ऐसे करके सभी देशांतर रेखाएं होंगी कि नहीं होंगी? होंगी, ठीक है। और इधर से ये वाली जो होंगी ये अक्षांश रेखाएं होंगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वाली जो देशांतर रेखा है ये 68 डिग्री
7 मिनट होती है देशांतर रेखा। और ये वाली जो होती है ये 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि लगभग देखेंगे तो 30 देशांतरों का अंतर है, 30 देशांतर। अब देखिए ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का कीबीथू, अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु है आपका कीबीथू, कीबीथू। और ये है आपका गुजरात का गौरमोता, गौरमोता, जिसे हम लोग गुहार मोती भी कहते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि हमारे देश में, हमारे भारत में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में। प्रश्न भी पूछता है कि पूर्व से पश्चिमी बिंदु में, हमारे भारत में पूर्वी से पश्चिमी बिंदु के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है, तो 2 घंटे का अंतर होता है। इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट करिएगा कि हमारे भारत में पूर्व से पश्चिमी बिंदु के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है, तो 2 घंटे का अंतर होता है। कैसे होता है देखिए, यह 68 है और ये 97, तो सीधे सीधे 60 और 90 को देखेंगे तो 30 देशांतर का अंतर हुआ। अब जब 30 देशांतर का अंतर है तो देखिए कितने घंटे का अंतर हो रहा है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में होगा ये बात, ठीक है। जब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो 30 डिग्री के बीच में कितना मिनट, अब 4 गुणे 30 करेंगे आप बराबर 120 मिनट, यानी कि 120 को अगर हम लोग घंटे में बदलें तो 60 दूना के 120, 2 घंटे हो जाएगा। यानी कि पूर्व से पश्चिम के बिंदु में सूर्योदय और सूर्यास्त में कितने घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है लगभग। और इसे आप लोग मानिए 82.5 डिग्री, जहां से हमारे भारत के समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारे भारत की क्या है, मानक समय रेखा है। आप लिख सकते हैं इसको कि भारत के समय का निर्धारण कहाँ से किया जाता है, तो मिर्जापुर इलाहाबाद, या भारत की मानक समय रेखा, या यहाँ पे लिखेंगे भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद, जो मिर्जापुर इलाहाबाद से होकर गुजरती है, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो मिर्जापुर इलाहाबाद से होकर क्या करती है, गुजरती है। और प्रश्न आपसे पूछे कभी कि भारतीय मानक समय रेखा, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए और एक प्रश्न और कि हमारे भारत की जो मानक समय रेखा पूर्वी देशांतर वो ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, तो कैसे पता करेंगे हम लोग। देखिए जब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट हो रहा है, तो यहाँ पर तो 82.5 दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले आप लोग 82 को लीजिए। तो 82 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का अंतर होगा, तो 4 से गुणा करिए। 82 डिग्री को पार करने के लिए आप 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 8 चौको 32, 328 हुआ। और इस आधे डिग्री का, जब 1 डिग्री का 4 मिनट, तो आधे डिग्री का 2 मिनट होगा कि नहीं होगा, तो प्लस इसमें 2 कर देंगे आप लोग, तो ये 330 हो जाएगा आपका, ठीक है। जब 330 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, जब ये 330 मिनट हो गया, तो अब इसको आप घंटे में बदलो 60 से गुणा करके, तो जब भाग दे करके जब घंटे में बदलेंगे आप लोग, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और इसमें से 30 आपका बचेगा, यानी कि यहाँ पर ये 30 चलाएगा आधे घंटा, यानी कि 5.5 घंटा का अंतर है। लेकिन अभी ये नहीं पता कि ज़्यादा है कि कम है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो लगभग यहाँ पर स्थित है, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है ग्लोब पे, अर्थात पूर्व में है 0 डिग्री से, तो समय का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अतः 5.5 घंटा समय हमारे भारत का क्या है, आगे है। कहाँ से, ग्रीनविच से, GMT से हमारे भारत की ये समय जो है वो 5.5 घंटा आगे है। क्लियर हो गया यहाँ पे। दूसरा चीज़ कि पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में कितने घंटे का अंतर है हमारे भारत के, तो सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसीलिए आप अगर उत्तर प्रदेश में होंगे तो महाराष्ट्र या गुजरात की मैं बात करूँ तो गुजरात में लगभग 1 घंटे के बाद सूर्यास्त होता है, और आपके यहाँ उससे पहले होता है।
और अरुणाचल प्रदेश में और भी पहले हो जाता है। समझ रहे हैं, इसी कारण होता है। क्यों? क्योंकि इन देशांतर रेखाओं का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। ठीक है, तो ये है हमारे भारत के बारे में भी यहाँ से जो बनता है। इसी कारण अब देखिए, जैसे हमारे भारत में 82.5 डिग्री को भारतीय मानक समय रेखा बनाया गया, इसी तरह से लगभग हर देश का एक अपना एक समय मानक रेखा होता है, एक अपना मानक समय रेखा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहीं पर आप समझिए कि अगर गुजरात में 5 बजता तो हमारे भारत के इस अरुणाचल प्रदेश में 7 बजता। लेकिन ये भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री है, इसी कारण इस भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री से पूरे भारत के समय का निर्धारण होता है। तो पूरे भारत में एक साथ कितना बजता है? 5 बजेगा। अगर किसी भी स्थान में 5 बजेगा तो पूरे भारत में एक साथ 5 बजेगा। समझ रहे हैं ना? अगर ये भारतीय मानक समय रेखा नहीं होती 82.5 डिग्री, तब गुजरात में अगर 5 बजता तो अरुणाचल प्रदेश में उसमें क्या बजता? 7 बजता। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? तो ये थे देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं की टॉपिक, जहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। छात्रों अब देखिए हम लोग क्या करना है। अब ये टॉपिक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए पढ़ करके, अक्षांश और देशांतर को। अब इसके बाद हम लोग इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनको हम लोग करेंगे, क्योंकि जो कुछ इसमें छूट गया होगा उसको हम लोग प्रश्न जब हल करेंगे तो वहाँ पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या योगदान होना चाहिए कि आप लोग क्लास को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न या जो भी बातें यहाँ छूट गई होंगी उसको हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे जब प्रश्नों को करेंगे। लेकिन अगर आप लोग टॉपिक को छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो वो टॉपिक आप लोगों से छूट जाएगी और जो भी पॉइंट्स यहाँ पे छूटे छटके होंगे या कुछ नए होंगे वो आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप सभी लोग इंतज़ार करिए और ठीक अगली जो क्लास होगी उसमें हम सभी लोग इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उनको हम सभी लोग करेंगे। इसके बाद अक्षांश और देशांतर से आप लोगों का प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, पुनः इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होती है सभी परीक्षाओं के लिए, जीएस का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो चलिए अब हमको आप सभी लोग इजाज़त दीजिए और अगली क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे कुछ संबंधित प्रश्न जो यहाँ से जो इनसे संबंधित जो प्रश्न बनने वाले हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लेता हूँ मैं आप लोगों से विदा इसी के साथ। धन्यवाद।